Welcome back, students, to your English class. So, we have finished with our 2 chapters of English, and now this is the third one of Unit 1. So, come to your page number 12, and the third that lesson, that is the poem. The name of the poem is Have You Ever Seen? So, this is the name of your poem. So, today we are going to see only the explanation part. So, the warming up and exercise we'll do later. So, let's just only see the warming up part. Now, see here the name of the poem is Have You Ever Seen? And the poet name is Anonymous. So this is not any name. Anonymous means the poet wants to hide its identity. मतलब ये पोयम जिस किसी ने भी लिखी है उनको अपना नाम सामने नहीं लाना है, इसीलिए वहाँ पर नाम के बदले में एनोनिमस ऐसा लिखा है. मतलब वो पोएट कौन है ये हमें नहीं पता, क्योंकि उनको अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान नहीं बतानी है, इसलिए वहाँ पे एनोनिमस लिखा है. क्लियर? नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द पोएम लेट मी टेल यू that this poem is very humorous. वेरी ह्यूमरस. मतलब इस पोएम में ऐसी सारी चीज़ें हैं जो होना मुश्किल है या फिर जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते हैं, वहाँ पे पोएट ये पोएम को लेके गए हैं. सो लेट मी टेल यू, देर आर मेनी सच वर्ड्स इन द पोएम जहाँ पे एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ है. नाउ एवरीबडी नो दैट इंग्लिश इज़ अ वेरी ट्रिकी लैंग्वेज, वेरी ट्रिकी लैंग्वेज. इंग्लिश में समय समय पर सेंटेंस में शब्दों के अर्थ बदलते हैं. बाकी लैंग्वेजेस में ऐसे नहीं होते हैं, बट इंग्लिश इज़ अ वेरी ट्रिकी लैंग्वेज, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी प्रॉपर वे. सो ये पोएम भी सब उसी पे बनी हुई है. मतलब यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे होते हैं. नाउ लेट मी टेल यू, लुक ऑन टू द स्क्रीन. नाउ सी, words that have the same spelling but differ in meaning when used in different contexts are called homographs. मतलब क्या होता है, एक वर्ड्स होते हैं जिसकी स्पेलिंग तो सेम होती है, लेकिन कई कई जगहों पे उसका अर्थ बदल जाता है. जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए एक शब्द ले रही हूँ, वहाँ पे उसका अर्थ अलग है, दूसरी जगह पे मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, वहाँ पे उसका सेम स्पेलिंग है, सेम है, बट फिर भी उसका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज. समय के अनुसार उसका अर्थ बदल जाता है. ऐसे शब्दों को होमोग्राफ्स बोलते हैं. स्पेलिंग सेम होती है लेकिन इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, उसको होमोग्राफ्स बोलते हैं. तो ये जो पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हैव यू एवर सीन, दिस इज टोटली मेड अप ऑफ होमोग्राफ्स. पूरे होमोग्राफ्स शब्द से बनी गई ये पोयम है, जहाँ पे एक ही शब्द के 2 अर्थ है. अब उन अर्थों को हमको समझना है, तभी हमको ये पोयम समझेगी. कमिंग बैक टू द पोयम नाउ. Now let's start with the first. Have you ever seen a sheet on a river bed, or a single hair from a hammer's head? Has the foot of a mountain any toes? And is there a pair of garden hose? अब सबसे पहले सेंटेंस हम देखेंगे. हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड. हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड. सो यहाँ पर देखो, हम हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड, हम हमेशा जो चादर होती है, शीट, वो हम कहाँ पे डालते हैं, हमारे रेगुलर बेड पे. आप पिक्चर में देख सकते हैं कि नीचे जो दिया गया है वो रेगुलरिटी है, और ऊपर के इसमें आप देखेंगे कि पोएट हमको पूछ रहा है कि क्या आपने नदी पे कभी चादर नदी ने कभी चादर ओढ़ी हुई देखी है क्या. सी, दिस पोएम इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस. वो पोएट आपको
आपसे आंसर नहीं चाहता है, ही ओनली वॉन्ट्स यू टू इमेजिन। वो सिर्फ चाहता है कि आप उन चीज़ों को इमेजिन करो, उसके आंसर, दो ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन बट इन रियलिटी ही डज नॉट वॉन्ट यू टू आंसर इट, ही वॉन्ट्स यू टू ओनली इमेजिन इट। ओके, सो नेक्स्ट, और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड। अब हैमर मतलब क्या होता है, हथौड़ी पता है आपको, बट आई शो यू द पिक्चर, या दिस इज, और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड, मतलब अभी हेयर किसके होते हैं, हम इंसानों के, यस। तो पोएट पूछ रहा है कि आपने हथौड़ी पे कभी बाल देखे हैं क्या। सो बट ऑब्वियसली द आंसर इज नो, लेकिन हमको आंसर नहीं करना है, हमको सिर्फ इमेजिन करना है। नेक्स्ट, हैज़ द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोज। टोज मतलब क्या, अंगूठा, राइट। सो फुट मतलब क्या, पैर, हमारा नीचे वाला, राइट। सो जैसे हमारे पैर को, हमारे फुट को टोज होते हैं, अंगूठा होता है, वैसे ही माउंटेन के नीचे का जो पार्ट है, फुट है, उसको भी टो होता है क्या। हैज़ द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोज, सो बट ऑब्वियसली इट्स नो। एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन हॉर्स। अब हॉर्स, यहाँ पे हॉर्स मतलब क्या है, आप देखो वहाँ पे जो आपको पाइप दिख रहा है, एक्चुअली उसको बोलते हैं गार्डन हॉर्स, लेकिन यहाँ पे पोएट ने हॉर्स मतलब, हॉर्स का दूसरा भी मीनिंग है सॉक्स, उसको हम सॉक्स का, हॉर्स को सॉक्स भी बोलते हैं। तो ये दो मीनिंग है। तो यहाँ पे पोएट पूछ रहा है कि गार्डन भी सॉक्स पहनते हैं क्या, अगर इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो क्या गार्डन सॉक्स पहनता है। इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन हॉर्स। अब सॉक्स तो कभी एक नहीं पहना जाता, वो दो होते हैं, इसलिए यहाँ पे पेयर वर्ड यूज़ किया है कि हम जब भी सॉक्स पहनते हैं बट ऑब्वियस दो पहनते हैं। सो इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन हॉर्स, क्या गार्डन भी सॉक्स की जोड़ी पहनता है क्या। अंडरस्टूड। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टैंजा कि हमने कंप्लीट किया। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड। डज द नीडल एवर विंक इट्स आई, वाई डज द विंक ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई, कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासॉल और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल। सो यहाँ पे डज द नीडल एवर विंक इट्स आई। अब नीडल मतलब सुई, और सुई की जो हम जिसको आँख बोलते हैं, वो एक्चुअली सुई की आँख है क्या, नहीं है, लेकिन जहाँ से हम धागा डालते हैं सुई का, उसको बेसिकली क्या बोला गया है, आई। तो इसलिए वो बोलते हैं कि अगर उसको हम आँख बोलते हैं, सुई की आँख बोलते हैं, तो क्या वो आँख विंक होती है। विंक करना मतलब आँख मारना, यस। जब हम किसी को आँख मारते हैं तो उसको विंक करना बोलते हैं। वो इमोजी जो मैंने दिखाई है स्क्रीन पर, वहाँ पे आप देख सकते हैं, दैट इज़ द विंकिंग आई। सो सुई की जो आँख है, क्या वो आँख मारती है, ऐसा पोएट पूछ रहा है। देन व्हाई डजंट द विंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई। अब आपको पता है कि जब बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है तो उसमें विंग्स होते हैं अलग अलग, मतलब अलग अलग बिल्डिंग को, हिस्सों को, एक ही बिल्डिंग होती है लेकिन अलग अलग हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया होता है और उसको नाम देते हैं, जैसे ए विंग, बी विंग, सी विंग, डी विंग एंड सो ऑन, या फिर कभी कभी अलग भी कुछ नाम होते हैं। तो पोएट को क्या बोलना है कि अगर वो विंग है तो फिर क्या वो बिल्डिंग उड़ती है, फिर नहीं तो फिर उसको विंग क्यों बोलते हैं, यस विंग बोलते हैं ना हम। वाई डजंट द विंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई। अगर बिल्डिंग को विंग है तो फिर वो बिल्डिंग उड़ती क्यों नहीं है। ओके, कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासॉल। सो सबसे पहले मुझे पैरासॉल आपको बताने दो क्या है। पैरासॉल मतलब ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है छाता, छाते में वो जो गोल गोल सारे वो जो गोल गोल ये है आयन से बना हुआ चीज़, हाँ, जिसके ऊपर छाता है, डंडी के ऊपर वो राउंड लाइक सन लाइक चीज़ आपको दिख रही है, उसको पैरासॉल बोलते हैं। केज जैसे दिख रहा है ना, केज, उसको पैरासॉल बोलते हैं। तो वैसे ही जो वो जो पैरासॉल है, वैसे ही हमारे इंसान के रिब केज होता है, राइट। वो पैरासॉल केज है, हमारे शरीर में रिब केज होता है, तो उसको गुदगुदी होती है हमें। तो वैसे ही पोएट को पूछना है कि क्या फिर
जैसे हमें हमारे रिब्स को गुदगुदी हो कर सकते हैं, वैसे ही छाती को कर सकते हैं क्या, उनको गुदगुदी होती है क्या. टिकल मतलब गुदगुदी. कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासॉल. और ओपन द ट्रंक ऑफ द ट्री एट ऑल. अब ट्रंक के दो मीनिंग होते हैं. एक ट्रंक मतलब जो आपको पेटी दिख रही है ना, बॉक्स टाइप चीज़, उसको एक ट्रंक बोलते हैं. और दूसरा ट्रंक मतलब पेड़ का ट्रंक होता है. यस, दिखाए देखो वहाँ पे, वो दो चीज़ होते हैं. तो ये जो पेटी जैसी चीज़ है, बॉक्स जैसी, उसको तो हम खोल सकते हैं, लेकिन वही फिर पोएट पूछ रहा है कि झाड़ को भी ट्रंक होता है, तो क्या फिर वो खुलता है. तो इट्स अ नो. और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री, वो भी ट्रंक है, ये भी ट्रंक है, इसको हम खोल सकते हैं, फिर पेड़ को क्यों नहीं खोल सकते, पेड़ के ट्रंक क्यों नहीं खुलता है, ऐसा पोएट को बोलना है. सो यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टैंजा खत्म हो गया. नाउ थर्ड. आर द टीथ ऑफ अ रेक एवर गोइंग टू बाइट. हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट. कैन द गार्डन plot be deep and dark, and what is the sound of the birds bark. So the first line is, are the teeth of the wreck ever going to bite. अब रेक मतलब क्या, वो जो आपको दिख रहा है ऊपर के, इसमें एक डंडी टाइप चीज़ है और उसको नीचे ऐसा शार्प एज से, उसको रेक बोलते हैं. और उसके जो नीचे वो जो शार्प ब्लेड टाइप चीज़ है ना, उसको उसके टीथ बोलते हैं. ऐसा बोलते हैं कि वो टीथ है क्योंकि वो बहुत शार्प होते हैं. राइट. जैसे हमारे टीथ है वो बहुत शार्प होते हैं, वो चीज़ों को काटने के लिए, हम लाइक खाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वैसे ही उसके टीथ जो है वो शार्प है. इसलिए फिर पोएट क्या पूछ रहा है कि आर द टीथ ऑफ रेक एवर गोइंग टू बाइट, कि अगर उसको हम टीथ बोलते हैं तो फिर वो कभी काटने वाले हैं क्या. ओके. सो आर द टीथ ऑफ द रेक एवर गोइंग टू बाइट. सो नेक्स्ट, हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट. अब ये जो घड़ी होती है, घड़ी के जो कांटे होते हैं, इंग्लिश में हम उसको हैंड्स ऑफ द क्लॉक बोलते हैं. एक्चुअली वो हाथ है क्या, नहीं है, बट वी यूज़ द वर्ड हैंड्स. एक्चुअली हाथ किसके होते हैं, हमारे इंसानों के. यस. सो फिर पोएट को ये पूछना है कि अगर घड़ी को हाथ है तो क्या वो भी लेफ्ट और राइट है, जैसे हम हमारे हाथ में लाइक वी यूज टू indicate left and right of use our hands. तो सेम वे he wants to ask that whether घड़ी को भी हाथ है तो क्या वो लेफ्ट और राइट है. कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क. अभी गार्डन की जो ज़मीन होती है उसको प्लॉट बोलते हैं. यस. सो पोएट पूछ रहा है कि वो प्लॉट भी डीप और डार्क है क्या. एक्चुअली प्लॉट मतलब क्या, प्लानिंग. यस, मूवी स्टोरीज़ में जैसे प्लानिंग होती है और वो कैसे बहुत डीप होती है, डार्क होती है, रहस्यमय होती है. देयर आर मेनी सीक्रेट्स इन दैट प्लानिंग, इन दैट स्टोरीज. तो सेम वे पोएट को पूछना है कि फिर वो गार्डन को भी प्लॉट है तो क्या फिर वो भी वैसे डीप और डार्क है. And what is the sound of the bird's bark. So birch is a type of a tree और bark मतलब when the tree, वो जो ट्री का जब शेलिंग होता है तो उसको बार्क बोलते हैं. और बार्क का दूसरा मतलब क्या है कि डॉग जब भौंकता है तो उसके भौंकने को इंग्लिश में बार्क कहते हैं. तो ये दो मीनिंग है बार्क के. तो पोएट बोल रहा है कि जैसे डॉग के भौंकने की, यानी कि डॉग के बार्क करने की एक आवाज़ आती है, तो वैसे ही ये बर्च ट्री का जो बार्क है क्या उसकी भी आवाज़ आती है. सो बेसिकली जितने भी सवाल हमको इस पोएम में हमने देखे, एक्चुअली पूछे नहीं गए वो हमको, जो भी सवाल हमने पढ़े वो सबके आंसर्स इज़ बेसिकली अ नो. बिकॉज वहाँ पे होमोग्राफ्स का यूज़ किया है जिसका स्पेलिंग तो सेम है लेकिन सिचुएशन के हिसाब से उसका मीनिंग डिफरेंट है. सो दिस इज़ व्हाट
this is all what the poem was about. We are finished with all the 3 stanzas of the poem, and I hope you have understood. Now the English workshop, that is the exercise of the poem, and this part, the warming up part, I will be sending it on your WhatsApp group. So looking into that, you have to just copy it in your notebooks. So we have completed with our 3rd chapter, and in the next class we'll start with the 4th one.